रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम आज फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं और वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो टॉर्क कहलाता है। और टॉर्क का मतलब होता है घुमाव, और घुमाव किसी भी बॉडी के अंदर अगर पैदा किया जाए तो उसके लिए हमें उस पर कुव्वत लगानी पड़ती है। इसलिए हम टॉर्क को डिफ़ाइन करें तो इसे हम कहते हैं टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ ए फोर्स। घुमाव का असर किसी कुव्वत की वजह से किसी भी जिस्म के अंदर क्या कहलाता है? टॉर्क। और इसकी एग्ज़ाम्पल है टॉर्क की, जैसे अगर आप दरवाज़े को खोलते हैं तो वो भी एक पॉइंट के गिर्द घूमता हुआ खोलता है। जब आप उसको हैंडल से पकड़ के खींचते हैं तो एक जगह दरवाज़ा अटैच होता है, वो जगह जहाँ वो अटैच होता है उसे हम कहते हैं ओरिजिन या टर्निंग पॉइंट, या उसका एक और नाम होता है उसे कहते हैं पाइवोट पॉइंट। और इसी तरह से अगर आप किसी हैंडल की मदद से, अगर आप यहाँ पर ये एक एग्ज़ाम्पल आपको शो हो रही है जिसके अंदर ये एक नट है जो मैकेनिक्स एक चाबी की मदद से उसमें फंसा के उसे क्या करते हैं? खोलते हैं। तो उसके लिए भी उसे घुमाना पड़ता है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सिमत में, एंटी क्लॉकवाइज उसके मुखालिफ सिमत में। ये नट है जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसके गिर्द जो चीज़ फंसी हुई है इसे हम कहते हैं स्पैनर, जिसे आम मैकेनिक्स चाबी बोलते हैं, जिसकी मदद से इसे खोला जाता है, इसलिए इसे चाबी कहते हैं। तो एक्चुअली इसका जो प्रैक्टिकल मीनिंग है वो क्या है? स्पैनर। तो ये स्पैनर ये उसका हैंडल है, और ये जगह जहाँ हमने नट के साथ इसके ऊपर अटैच किया है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? टर्निंग पॉइंट। इसी के गिर्द इसने घूमना है। और इसका एक और नाम जो कि साइंटिफिकली या फिज़िक्स के मुताबिक उसे कहते हैं पाइवोट पॉइंट। अब ये हैंडल की लंबाई L है, और यहाँ से पकड़ के आप इसके ऊपर फोर्स या तो नीचे की तरफ लगाएंगे या फिर ऊपर की तरफ, जिसका मकसद होता है इस नेट को घुमा के या तो लूज़ करना या फिर टाइट करना। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो इस घुमाव पर असरअंदाज हो रहे हैं, जिसे टॉर्क कहते हैं? एक तो है फोर्स और दूसरा है इस स्पैनर की लंबाई। अब अगर मैं ये फोर्स इस टर्निंग पॉइंट पर लगाऊं तो कभी भी घुमाव पैदा नहीं होगा, जो इस चीज़ को वाज़े कर रहा है कि जब भी फोर्स पाइवोट पॉइंट पर लगेगी तो उस फोर्स की वजह से घुमाव पैदा नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ से दूर इस हैंडल की लंबाई पर किसी भी पॉइंट पर फोर्स लगा के, लेकिन वो हैंडल की लंबाई से फोर्स होनी क्या चाहिए? परपेंडिकुलर। देखें ये 90 का एंगल बन रहा है, इधर लगाऊं तब भी 90, इस तरफ अगर फोर्स लगाऊं इस हैंडल की लंबाई की तरफ, तो कभी भी घुमाव पैदा नहीं होगा। फिर क्या होगा कि फिर वो फोर्स जो है, जो अगर हैंडल की लंबाई पर लगेगी तो किस में से गुजरेगी? पाइवोट पॉइंट में से, और घुमाव पैदा नहीं होगा। अब यहाँ से फोर्स और इस हैंडल की लंबाई, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? टॉर्क, जिसे हमने यहाँ पर लिखा। और एक और चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर वो ये है कि जितनी फोर्स इस पर लगाएंगे, घुमाव पैदा करना आसान उस वक्त होगा अगर ये कम लंबाई वाले हैंडल पर लगेगी तो फोर्स ज़्यादा लगेगी, क्योंकि जितनी छोटी चाबी होगी उतनी उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगी घुमाव पैदा करने के लिए। देखें यहाँ दो स्पैनर्स बने हुए हैं, एक की लंबाई कम है, एक की लंबाई ज़्यादा है। जो कम लंबाई वाला है उस पर फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी और घुमाव पैदा करना मुश्किल होगा। जो ज़्यादा लंबाई वाला है उस पर फोर्स कम लगानी पड़ेगी, जिसके नतीजे में घुमाव पैदा करना आसान होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं लेंथ कम, फोर्स ज़्यादा, घुमाव मुश्किल। लेंथ ज़्यादा, फोर्स कम, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जब लेंथ ज़्यादा फोर्स कम तो टॉर्क आसान होगा, और फोर्स और लेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली हों, और जो दो फैक्टर एक दूसरे के इन्वर्सली हों उनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट है, और वो यहाँ पर क्या लिखा हमने? टॉर्क। इसलिए हमने इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या लिखी? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब इसमें एक वर्ड आ गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस कहते हैं लाइन को, रोटेशन कहते हैं घुमाव को। तो वो लाइन जिसके गिर्द घुमाव पैदा होता है उसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ हमने लिखा एक्सिस ऑफ रोटेशन इज़ अ लाइन अराउंड विच ए बॉडी रोटेट्स।
तो ये जो लेंथ है स्पैनर की, ये लाइन क्या कहलाएगी? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर इस लाइन पर फोर्स लगेगी तो वो गुजरेगी पाइवोट पॉइंट में से और कभी भी टॉर्क पैदा नहीं होगा। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को ज़रब दिया जाए उस फासले से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्या होगा? परपेंडिकुलर। देखें ये फोर्स इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है, तो ये लेंथ भी फोर्स से परपेंडिकुलर है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लेंथ इज़ परपेंडिकुलर टू फोर्स, और जब परपेंडिकुलर होगी तो एंगल बनेगा 90 और घुमाव पैदा करना होगा आसान। और ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है फोर्स से, इसको हम क्या कहेंगे? वो फासला जो पाइवोट पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक है जहाँ फोर्स लग रही है। अगर मैं फ़र्ज़ करें इस पॉइंट को P कह दूँ और इस पॉइंट को O कह दूँ, तो O वो पॉइंट है जो टर्निंग पॉइंट है या पाइवोट पॉइंट, और P वो पॉइंट है जहाँ फोर्स लग रही है। तो टर्निंग पॉइंट और फोर्स के दरमियान एंगल यहाँ देख लें कितना बन गया? 90। तो लेंथ ऑफ द स्पैनर इज़ परपेंडिकुलर टू द फोर्स, इसलिए हमने कहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं मोमेंट आर्म, घुमाव का बाजू। और इस टॉर्क की एक और डेफिनेशन भी है, मोमेंट ऑफ। और मोमेंट का मतलब होता है कि किसी बॉडी को एक लाइन से दूसरी लाइन पर ले जाएं, जैसे इस तरह लाइन जा रही है उसे घुमाना शुरू कर दें, तो ये मोमेंट कहलाएगा। और ये मोमेंट किसकी वजह से पैदा हुआ? फोर्स। और उस चीज़ को क्या नाम देंगे हम? टॉर्क। अब ये टॉर्क फिर कौन सी दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है? मोमेंट आर्म। और मोमेंट आर्म क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कहाँ से शुरू होता है? पाइवोट पॉइंट से, और उस पॉइंट तक जहाँ क्या लग रही होती है? फोर्स। तो अभी इस एग्जांपल के अंदर द नट इज़ ईजी टू टर्न विद अ स्पैनर, कि स्पैनर की मदद से नट को घुमाना आसान है। इट इज़ ईजियर स्टिल, कि ये उस वक्त तक आसान है, इफ़ द स्पैनर हैज़ लॉन्ग हैंडल, जब तक कि उस स्पैनर का हैंडल क्या होगा? ज़्यादा होगा। मीन्स मोमेंट आर्म ज़्यादा, फोर्स कम, टॉर्क पैदा करना आसान होगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट है, इसलिए यूनिट्स बनेंगे। फोर्स का यूनिट न्यूटन, लेंथ का मीटर, तो न्यूटन मीटर, और इसके डायमेंशंस होंगे ml² T-2, और ये ब्रैकेट्स लगा दें, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन की। तो वो फैक्टर्स जिन पर डिपेंड कर रही है टॉर्क की वैल्यू, वो कौन कौन से हैं? लेंथ जो क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और दूसरा फोर्स जिसे क्या कहा हमने? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो प्रैक्टिकली अगर हम इसे मैथमेटिकली लिखना चाहें तो टॉर्क इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। तो लेंथ क्या है? मोमेंट आर्म, F क्या है? फोर्स। और एक्सिस ऑफ रोटेशन वो लाइन जिसके गिर्द बॉडी घूमती है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे फ़ैन रोटेट करता है, तो जो फ़ैन के पर होते हैं वो एक रॉड के गिर्द घूम रहे हैं, तो वो रॉड क्या कहलाएगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो लाइन जिसके गिर्द बॉडी घूमती है। और उस लाइन पर फोर्स लगाने से कभी भी टॉर्क पैदा नहीं होता। उसकी वजह कि जब भी फोर्स पाइवोट पॉइंट पर लगेगी कभी भी घुमाव पैदा नहीं होगा। अब हमने नेक्स्ट इसको प्रूव करना है कि टॉर्क अगर पैदा किया जाए किसी फोर्स की वजह से, किसके अंदर? रिजिड बॉडी में। रिजिड बॉडी हम उस बॉडी को कहते हैं जिस पर जितनी मर्जी फोर्स लगा लें उसकी शेप चेंज ना हो, लेकिन उसमें घुमाव पैदा ज़रूर हो, क्योंकि हमने टॉर्क पैदा करना है। तो अब यहाँ पर टॉर्क हमने पैदा करना है रिजिड बॉडी में। तो ये देखें, ये एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी किसी भी शक्ल की हो सकती है, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि शेप कैसी हो। तो हमने यहाँ पर एक इरेगुलर शेप की बॉडी बनाई। ये O पॉइंट पाइवोट पॉइंट है जहाँ हमने इसे फिक्स कर दिया है। और याद रखें, पाइवोट पॉइंट में से गुज़रने वाली फ़ोर्स कभी भी टॉर्क पैदा नहीं करती, क्योंकि उसका मोमेंट आर्म ज़ीरो हो जाता है। और मोमेंट आर्म हमेशा कब होता है? जो कि पाइवोट पॉइंट से दूर फोर्स के दरमियान 90 एंगल का फासला होता है। तो अब यहाँ कंसीडर अ रिजिड बॉडी एज शोन, जैसा कि आपको दिख रही है। लेट फोर्स F एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट पॉइंट P, के जिस पॉइंट P पर फोर्स लग रही है। ये याद रखें, हम P पॉइंट पर इसलिए लगा रहे हैं, O पर लगाने से मोमेंट आर्म ज़ीरो, तो टॉर्क भी ज़ीरो। और R कौन सी चीज़ है? O से लेके P तक पोजीशन वेक्टर, जिसका हमने क्या नाम रखा? R। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू O या पाइवोट पॉइंट। थीटा इज़ अ एंगल, यहाँ फोर्स लग रही है तो फोर्स और
इस आर के दरमियान एंगल कितना है थीटा, जो कि 0 से बड़ा है 90 से छोटा है। अब देखना ये है